हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के जो टेक्निक्स हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो हम होमोजेनियस सिस्टम है उसमें से हमने दो कवर कर लिए। एक तो बल्क पॉलीमराइजेशन हुआ, दूसरा सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। आज हम करेंगे सॉल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होमोजेन टेक्निक्स और मेल पॉलीकंडेंसेशन टेक्निक। और हेट्रोजीनियस का करेंगे हम सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन और इमल्शन पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या था? दो मोनोमर जब कंबाइन होते हैं या दो से ज़्यादा मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो उसका हम पॉलीमराइजेशन होके कहते हैं, जहाँ पे हमें एक बिगर मॉलिक्यूल मिलता है। और होमोजेनियस सिस्टम पॉलीमराइजेशन के भी काफ़ी टेक्निक्स है। पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन। आज हम टेक्निक्स की बात करेंगे कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है और किस तरह के जो सॉल्यूशंस में, किस तरह के जो रिएक्शन में किस तरह के टेक्निक्स अप्लाई होते हैं। राइट। सो आज हम बल्क पॉलीमराइजेशन में हमने पिछले क्लास में कर लिया, सॉल्यूशन भी कर लिया। अगर आप लोगों को अगर मतलब समझ नहीं आए तो मैं सिलेबस कवर होने के बाद मैं रिवाइज करूँगी और आप लोग को मतलब डाउट्स किस किस में डाउट्स है आप लोग बोल देना, ठीक है। तो solution polykondensation polymerization. Solution polykondensation polymerization. In the solution polykondensation technique, the reactants monomer, initiator, CT agents are taken as a solution in a suitable inert solvent. So whole system is a homogeneous phase. So इसमें क्या कहा है कि जो सॉल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन टेक्निक होते हैं उसमें हम क्या क्या रिएक्टेंट डालते हैं। एक तो हम मोनोमर डालते हैं जिसको पॉलीमराइज होके पॉलीमर बनना है, राइट। दूसरा हम डालेंगे इनिशिएटर, जो पर्टिकुलर रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं जिसमें एक्टिव एजेंट होते हैं। और दूसरा चेन ट्रांसफर एजेंट भी हम डालते हैं जिसको हम एक सोल्यूशन में डालते हैं। एक उस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होंगे वो इनर्ट होंगे और उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जिसके लिए वो सूटेबल होगा एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो कि इनर्ट होगा। इनर्ट मीन्स ये अनरिएक्टिव सॉल्वेंट लेंगे। और ये जो सोल्यूशन बना एंड पे जहाँ पे हमने रिएक्टेंट डाला, इनिशिएटर डाला, सीटी एजेंट डाला और उसको हमने सूटेबल सॉल्वेंट में डाला, बाद में एक सोल्यूशन बन गया, राइट। सो वो जो सोल्यूशन होगा वो सारा एक होमोजेनियस फेस में होगा, मतलब कि उसका जो सोल्यूशन का जो फॉर्मेशन है एक uniformly dissolved state में होगा. In this method, the reaction can be carried out at low temperature, during which the mass and the heat transfer processes are comparatively easier. इस मेथड में क्या है कि जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे हो जाता है ये रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है जो उसकी जो मैटर का जो ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र होता है और हीट का ट्रांसफ़र होता है, वो काफ़ी इजीली हो जाता है, लो टेम्परेचर पे होते हैं। और उसका जहाँ पर उसकी जो मास और हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है लो टेम्परेचर पर भी, राइट। सो द सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी हेल्प एज इंट्रेपिंग एजेंट फॉर द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और जो जब पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट जो कि अनवांटेड प्रोडक्ट होता है, राइट, फाइनल, तो उसको इंट्रैप करने के लिए क्या उसमें जो सॉल्वेंट का रोल होगा ना, जो सॉल्वेंट हमने डाला था इनर्ट सॉल्वेंट, सूटेबल इनर्ट सॉल्वेंट, उसका दूसरा काम ये है भी कि जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है उसको इंट्रैप करना, उसको निकालना। हैंस द रिमूवल ऑफ द बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द फाइनल प्रोडक्ट एंड द सोल्यूशन बिकम ईजी। इसके वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। द टेक्निक इज यूजफुल इन preparation of the liquid polyester resin from the glycols and the unsaturated dicarboxylic acid using the high boiling aromatic hydrocarbon as solvent. अब यहाँ ये जो टेक्निक्स है सोल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीएस्टर रेजिन बनाने के लिए, जिसमें जो मोनोमर होगा ग्लाइकोल्स होगा और अनसैचुरेटेड क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मोनोमर्स होंगे। और उसमें जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो हाइड्रोकार्बन होगा जो कि एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होगा और काफ़ी
उसका जो यूजिंग हाई बॉइलिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे जहाँ पे जो सॉल्वेंट हम लेंगे उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हाई होगी. इज इट? सो या सो द सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन को हम किस टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं? जब हम पॉलिएस्टर लिक्विड पॉलिएस्टर रेजिन बनाते हैं उसमें हम सोल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा है मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन. मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन इन दिस टेक्निक वन ऑफ द मोनोमर्स आर यूज्ड इन सॉलिड. इसमें जो मोनोमर हम एक मोनोमर जो यूज करते हैं वो क्या है? सॉलिड विच कैन नॉट डिकम्पोज अराउंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. जो कि उसके जो मेल्टिंग पॉइंट के जो कि क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के अराउंड. द सॉलिड involves in melt condensation polymerization are rather high and the reaction has to be carried out in an inert atmosphere of dinitrogen and carbon dioxide to avoid such side reaction as led to the oxidation decarboxylic acid and degradation. ये जो टेक्निक है पॉलीकंडेंसेशन मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन टेक्निक उसको वो काफ़ी इसका जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी हाई रेट पे होता है और इसके जो और ये जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है? एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो कि इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब अनरिएक्टिव एटमॉस्फेयर होते हैं उसमें हम लेते हैं डाई नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड ताकि साइड रिएक्शंस को हम अवॉइड कर सकें. साइड रिएक्शन की जो पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलिक एसिड डिग्रेडेशन. इस तरह के जो रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने एक इनर्ट एटमॉस्फेयर पे लिया है पॉलीमराइजेशन को. समटाइम्स द रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर. कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्शन होते हैं वो काफ़ी कम प्रेशर पे होते हैं टू इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द बाई प्रोडक्ट ताकि क्या हो सके जो बाई प्रोडक्ट का रिमूवल हो सके उसका जो रिमूव होने का जो शुरुआत हो सके इसलिए हम रिड्यूस प्रेशर पे लेते हैं. The major disadvantage of this technique is the removal of the byproduct becoming extremely difficult because there is much increase in the viscosity of the medium. इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो बाई प्रोडक्ट ये जो मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसका जो टेक्निक है वो काफ़ी इस टेक्निक का डिसएडवांटेज एक ये है कि इसमें जो जब पॉलीमर बनता है उस मतलब जो जब पॉलीमराइजेशन होती है तो बाय प्रोडक्ट बनता है राइट. बाय प्रोडक्ट को निकालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें जो मीडियम होती है वो विस्कोसिटी उसकी जो फ्लूइडिटी और थिकनेस फ्लूइडिटी ज़्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी फ्लूइडिटी अगर कम होगा तो विस्कोसिटी क्या होगा विस्कोसिटी ज़्यादा होगा राइट. तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स का जो निकलना होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. द पॉलीमर कंडेंसेशन तो इसमें एक दूसरी बात ये है कि इन दिस मैथड द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट so the polymer formed is in the molten state at the reaction temperature and it is important to isolate it from the reactor during the hot condition. जो पॉलीमर इस टेक्निक में बनता है वो मॉल्टन स्टेट में होता है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको कैसे आइसोलेट करें और इसके जो आइसोलेट करना ज़रूरी होता है उसके रिएक्टर से जब वो हॉट कंडीशन में होगा. अदरवाइज इट विल सॉलिडिफाई इनसाइड द रिएक्टर एंड रिमूवल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि क्या होता है अगर हम हॉट कंडीशन में नहीं निकाले मॉल्टन स्टेट में होता है तो हॉट कंडीशन में नहीं निकाले बाद में ये सॉलिडिफाई होके रिएक्टर के अंदर सॉलिडिफाई होके इसका जो रिमूवल होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है धीरे धीरे. The polymer formed example the production of the polyethylene terephthalate. तो for example एक एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन टेरेफिथलेट जो जिसको हम बनाते हैं डाइमिथाइल टेरेफिथलेट और इथिलीन ग्लाइकोल से. जब हम इस पॉलीमर का फॉर्म करते हैं उसमें हम मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम एक मोनोमर लेते हैं सॉलिड फॉर्म में और उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट के अराउंड नहीं होती है और उसको हम एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेंगे जहाँ पे डाइनाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि क्या होते हैं उसके ऑक्सीडाइड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए.
और इसी मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं नाइलन 66 को रिमूव करने के लिए एंड आर प्रिपेयर बाय यूजिंग द मेल पॉलीकंडेंसेशन टेक्निक्स। और इसको हम मेल पॉलीकंडेंसेशन टेक्निक्स होते हैं उसको हम रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। इन दिस टेक्निक ओनली वाटर insoluble monomers be polymerized। सो जब हम ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम का एक टाइप टेक्निक है पॉलीमराइजेशन का। इन दिस टेक्निक ओनली वाटर insoluble monomers कैन बी पॉलीमराइज्ड। इस टेक्निक में जो insoluble मोनोमर्स होते हैं उसको हम वाटर में जो insoluble होते हैं उस तरह के जो मोनोमर्स को हम पॉलीमराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The monomer is suspended in the water in the form of the fine droplets। इसमें जो मोनोमर होते हैं वो फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। द मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर एंड मिक्स विद द सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड वाटर सॉल्युबल प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। इसमें जो मोनोमर होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर में सस्पेंडेड होते हैं और बाद में ये मिक्स हो जाते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स और वाटर सोल्यूबल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के साथ। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग दिस इसको रहने दो। द इनिशिएटर आर द मोनोमर सोल्यूबल। जो इनिशिएटर होते हैं वो मोनोमर में क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जो मोनोमर सोल्यूबल इनिशिएटर हम लेते हैं इसमें। Continuous aqueous phase separating the monomer droplets acts as a heat transfer medium। और जो aqueous phase था हमारा, जो क्या करते हैं, जो मोनोमर के ड्रॉपलेट्स को एंड द मोनोमर ड्रॉपलेट एक्ट्स एज हीट ट्रांसफर मीडियम। और जो aqueous phase है और जो जो क्या करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं मोनोमर ड्रॉपलेट्स को, वो क्या ऐसा हीट ट्रांसफर मीडियम की तरह भी उसका रोल होता है। हैंस द एक्सोथर्मिसिटी इज क्वाइट अंडर कंट्रोल। जिसकी वजह से जो इसकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जो हीट मतलब प्रोड्यूस होने का जो रेट होता है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि जो एक्वस फेस होता है द कॉन्टिन्यूस हीट ट्रांसफर मीडियम जो एक्वस फेस हमने लिया था वो मोनोमर के ड्रॉपलेट्स का जो हीट ट्रांसफर करने का भी रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी जो हीट होती है रिलीज होने का जो रेट होता है उसको भी कंट्रोल में लाते हैं एक्वस फेस होने की वजह से। सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। जो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, और इसमें हेट्रोजीनियस सिस्टम क्यों है, उसमें जो रिएक्टेंट एक्टिव एजेंट्स और इनिशिएटर होती है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में। When polymerization proceeds to 100% conversion, जहाँ पे जो जब polymerization होती है वो 100% कन्वर्ट हो जाती है एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज स्फेरिकल बीड्स और पर्ल। और जो प्रोडक्ट हमें मिल चाहिए जो वो हमें पर्ल्स या बीट के फॉर्म में मिल जाते हैं। फॉर दिस रीजन द टेक्निक इज नॉन एज द पर्ल और बीट पॉलीमराइजेशन। यही एक रीज़न है इस तरह के जो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन है उसको हम पर्ल या बीट पॉलीमराइजेशन भी कहेंगे। एडवांटेज दिस इज एडवांटेज क्या है सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का, दिस इज एन इकोनॉमिकल प्रोसेस बिकॉज वाटर इज टेकन एज द हीट ट्रांसफर मीडियम। ये काफ़ी इकोनॉमिकल प्रोसेस मीन्स ये हमेशा ये इकोनॉमिकल प्रोसेस मतलब कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है वो हीट ट्रांसफ़र मीडियम की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कंट्रोल में रहती है। आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज क्वाइट ईजी बिकॉज द टेक्निक इन्वॉल्व्स ओनली फिल्ट्रेशन ऑफ द बीड्स। इसमें जब बाई प्रोडक्ट का आइसोलेशन होते हैं वो उस टेक्निक क्या होती है काफ़ी आसान होती है, क्योंकि उसमें जो फिल्ट्रेशन होती है बीड्स का वही होता है, उसमें आइसोलेशन का डिफ़िकल्टी नहीं होता। द सरफेस एक्टिव एंड द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर वॉश्ड एंड रिमूव्ड बाय वाटर वॉशिंग मैनर। और तीसरी बात ये है कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं और जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं उसको हम जब
वाटर वॉशिंग थोड़ा करेंगे तो वो निकल जाता है। द वॉश्ड एंड द ड्रिवन पॉलीमर्स प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड एज सच फॉर मोल्डिंग कोटिंग एंड एडहेसिव प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्ट्स जो वॉश एंड ड्रिवन पॉलीमर प्रोडक्ट्स पॉलीमर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम कोटिंग मोल्डिंग और एडहेसिव प्रोडक्ट्स में लिए भी इस्तेमाल करते हैं। Example, by suspension polymerization method, vinyl acetate beads, polystyrene beads, and the styrene divinyl copolymer beads can be produced. Suspension polymerization से इस मेथड से हम क्या क्या कोपोलीमर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो पॉलीविनाइल एसीटेट बना सकते हैं और दूसरा पॉलीस्टाइरीन का पॉलीमर बना सकते हैं और स्टाइरीन डाइविनाइल का पॉलीमर भी बना सकते हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करके। चौथा है heterogeneous polymerization heterogeneous system techniques of polymerization में ये सेकंड है emulsion polymerization. The monomers, for example, butadiene, chloropropene, vinyl acetate, and vinyl chloride, acrylates, and methacrylates, etc., are used to polymerize by this method. कुछ मोनोमर है जैसे ब्यूटाडाइन होगा, क्लोरोप्रोपीन और विनाइल एसिटेट, विनाइल क्लोराइड, एक्राइलेट्स और द मेथ एक्राइलेट्स। इन सब को हम जब पॉलीमराइज करेंगे तब हम इमल्शन पॉलीमराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स कैन बी अचीव्ड। तो इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो काफ़ी हाई होगी। इन दिस सिस्टम द मोनोमर इज डिस्पर्स इन एक्वस फेस एज ए यूनिफॉर्म इमल्शन। इसमें जो इस सिस्टम में क्या होते हैं, जो मोनोमर होते हैं वो एक्वस फेस में डिस्पर्स हो जाती है, यूनिफॉर्मली इमल्शन फॉर्म करती है। इमल्शन मतलब एक जैसे वाटर और इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, एक यूजुअली लिक्विड विद ऑयली पार्टिकल सस्पेंडेड। जैसे यूनिफॉर्म इमल्शन मतलब ऐसा होता है जहाँ पे अगर हम कोई भी लिक्विड को हम एक ऑयली पार्टिकल्स या ऑयली पार्टिकल्स में सस्पेंडेड होते हैं उसको हम इमल्शन कहेंगे। एंड द इमल्शन स्टेबलाइज बाय द सर्फेक्टेंट्स। और ये जो इमल्शन होता है वो कौन स्टेबलाइज करते हैं, जो सर्फेक्टेंट जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, सरफेस एक्टिव एजेंट प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड बाय सर्टन, और कुछ बफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। सर्फेक्टेंट्स यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। और इसमें जो हम सर्फेक्टेंट्स जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं उसको हम वो हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 तरह के होते हैं। एनाइनिक सर्फेक्टेंट विच आर अल्कली सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। एक होता है एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स जिसमें जो कि अल्कली सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अल्कली मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के जो अल्कली मेटल्स होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं फैटी एसिड्स के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है CH3CH2CONA, जहाँ पर Na क्या है, अल्कली सॉल्ट, और CH3CH2CO क्या है, फैटी एसिड्स। और इसके जो जो क्रिटिकल मॉलिक्यूलर मिसले कंसंट्रेशंस कितना होता है, 6.5 इंटू 10⁻⁴ CMIG/लीटर वैल्यू होते हैं इसकी। अगर हम केटाइनिक सर्फेक्टेंट लेंगे उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं अल्काइल अमोनियम हैलाइड्स या अल्काइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड्स हम लेते हैं। और फॉर एग्जांपल CH3CH2 NH2HCl, इस तरह के जो केटाइनिक सर्फेक्टेंट भी लेते हैं। और दूसरा है नॉन एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स इन्वॉल्व द सैक्रोज एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड। और तीसरा सर्फेक्टेंट हो सकता है जो कि एनाइनिक फॉर्म में नहीं होता, वो क्या होता है जिसमें सैक्रोज एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड का, या तो एल्काइल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH2 7 times C6H10O6। तो इस तरह के जो ग्लाइकोसाइड्स और सैक्रोज एस्टर्स लेते हैं फैटी एसिड्स का, उसको हम क्या कहेंगे,
नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कहेंगे। सर्फेक्टेंट हैव लो solubility therefore they get completely dissolved। और जो सर्फेक्टेंट होते हैं उसकी जो solubility होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से gets completely dissolved। they have low solubility therefore they get completely dissolved or molecularity dispersions only at the low concentration। जो सर्फेक्टेंट होती है उसकी solubility कम हो जाती है, तो इसलिए ये या तो ये completely dissolved get completely dissolved या तो उसकी जो molecularly disperse हो जाती है लो concentration के ऊपर। If the concentration beyond the prescribed limit, अगर उसकी जो concentration होती है जो prescribed limit से ज़्यादा हो, the excess amount of surfactants from the molecular which is called miscellany। the excess amount of the surfactant from जो excess surfactant जब excess amount में होते हैं अगर हो जाता है तो क्या बनते हैं मोलिकुलर एग्रीगेट्स बनते हैं जिसको हम मिसलेस बोलते हैं मिसलीस। द हाई कंसंट्रेशन एट विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन डिस्पर्स स्टेट, एक ऐसा हाई कंसंट्रेट जहाँ पे सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्पर्स स्टेट में होते हैं या उसकी जो कंसंट्रेशन होती है अबव और द कंसंट्रेशन अबव विच और या कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा ओनली मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस कॉल इज द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और उस लिमिट को हम क्या कहेंगे क्रिटिकल, जहाँ पे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन मिसल्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहेंगे CMC से डिनोट करेंगे। CMC मिसल्स क्या होते हैं? मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय द सेल्फ असेंबलेज ऑफ द एम्फिपैलिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एम्फिफिलिक मतलब कि अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जो एम्फिलिक मतलब लाइक्स, एम्फी मीन्स बोथ। तो इस तरह के जो द स्ट्रक्चर कंटेनिंग हाइड्रो, इसमें क्या होते हैं दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, हाइड्रोफिलिक या पोलर रीजन, जिसको हाइड्रोफिलिक मतलब जो अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द जो अट्रैक्ट करते हैं वाटर की तरफ, एंड द हाइड्रोफोबिक जो कि नॉन पोलर होते हैं वो क्या होते हैं वो नॉट अवे फ्रॉम द वाटर। तो जो पोलर रीजन जिसको हम हेड कंसीडर करेंगे वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जो टेल रीजन होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं उसको हम नॉन पोलर रीजन कहेंगे। मिसल्स आर फॉर्म्ड इन एक्वा सोल्यूशन, जो मिसल्स बनते हैं वो हमेशा एक्वा सोल्यूशन कैसे बनते हैं? एक्वा सोल्यूशन में बनते हैं वेयर बाय द पोलर रीजन फेसेस द आउटसाइड सरफेस ऑफ द मिसल, जहाँ पे जो पोलर रीजन होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर डाला है, इसमें जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है हाइड्रोफोबिक चेन, और जो एक्वस मीडियम है वो क्या है, ये एक्वस मीडियम में ये जो सेंटर में जो फॉर्म हो रहा है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो हेड है हाइड्रो सेंटर में जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो बाहर की जो हेड्स है वो हाइड्रोफोबिक है। इस स्ट्रक्चर को हम जब इस तरह के जो फॉर्मेशन होती है उसको हम मिसलेस फॉर्मेशन कहेंगे। ये मोस्टली हम जब डिटर्जेंट का जो एक्शन होता है पर्टिकुलर डिटर्जेंट का जो रोल होता है पर्टिकुलर ऑयल की तरफ या कोई डर्ट की तरफ, उसके जब इस टेक्निक को मतलब कि इस प्रोसेस से उसका जो फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये दिस वाज जस्ट ये सिर्फ एक डेफिनेशन था कि मिसल्स फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने आज पढ़ा क्या? हमने इमल्शन पॉलीमराइजेशन पढ़ा। इमल्शन पॉलीमराइजेशन में किस तरह के टेक्निक्स होते हैं। इसमें सर्फेक्टेंट हम इस्तेमाल सकते हैं अनायनिक सर्फेक्टेंट में जहाँ पे अल्कली होती है, अल्कली मेटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसके साथ? फैटी एसिड्स के साथ। और दूसरा केटाइनिक सर्फेक्टेंट जिसमें हम अल्काइल अमोनियम्स हैलाइड्स या अल्काइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है नॉन एनायनिक सर्फेक्टेंट जिसमें हम अल्काइल ग्लाइकोसाइड्स या सैक्रोज एस्टर्स लेते हैं फैटी एसिड्स का। और इमल्शन पॉलीमराइजेशन में क्या था?
जैसे ब्यूटाडाइन, विनाइल एसीटेट, इस तरह के जो पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एट द एंड इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बनता है, हमें मिलता है जो पॉलीमर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरा था हम सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। इस तरह के जो टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे क्या होते हैं, जैसे हमने पॉलीस्टाइरीन लिया, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स को, इस तरह के पॉलीमर्स को हम बनाने के लिए सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में क्या होते हैं, हम जो मोनोमर लेते हैं वो इनसॉल्युबल मोनोमर होगा वाटर में। और उससे पहले हमने पढ़ा था मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इस टेक्निक में हम क्या लेते हैं, सॉलिड को, मोनोमर एक सॉलिड फॉर्म में लेंगे और इसमें जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर होगा, डाई नाइट्रोजन या डाई कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन में हमने लिया था रिएक्टेंट, जैसे मोनोमर हो गया, इनिशिएटर हो गया, सिटी एजेंट, जो कि होमोजेनियस सिस्टम में होगा, राइट। इसमें जो सॉल्वेंट लेंगे हम, इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे और इसमें जो सॉल्वेंट का रोल होगा इंट्रैपिंग एजेंट की तरह भी रोल होगा पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट को निकालने के लिए एट द एंड, सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन इजीली। सो ये था हमारा टेक्निक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम कवर करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।